नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बजट सत्र का दूसरा चरण जो 7, 8, 9 को शुरू होने वाला है वो और भी हंगामी हो सकता है। इसका संकेत पिछले कल जो मीटिंग हुई है, आज जो घटक दलों की मीटिंग हुई है, उसमें जिस तरीके से वक्फ बिल के पारित होने की निंदा की गई है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, दूसरा चरण जब शुरू होगा 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक, उसमें कहीं ना कहीं अर्जनमेंट मोशन लाया जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या घटक दल ने नहीं की है, लेकिन सूत्र इसको बता रहे हैं कि अर्जनमेंट मोशन लाया जा सकता है। उस मोशन के तहत वक्फ बिल जो पारित किया गया है, संशोधित वक्फ बिल, उसकी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी हाउस के तरफ से उसकी निंदा की जा सकती है। हालांकि मेजॉरिटी इनके पास है, वो निंदा कर भी सकता है, निंदा प्रस्ताव पारित भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये प्रोरोगेटिव रहता है विधानसभा अध्यक्ष का, अब्दुल रहीम रातर का, कि वो किस तरीके से क्या इनको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि हमने पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने कहा कि जिस संसदीय कार्रवाई होती है उसी तरीके से इसका संचालन होगा। लेकिन प्रोसीडिंग का सेक्शन 56 है, वो कहता है कि आप अर्जनमेंट मोशन ला सकते हैं और ये प्लानिंग भी उनकी है। आपको बताते चले, कल से गृहमंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो अपने इस दौरे के दौरान विधायकों से मुलाकात भी करेंगे, इसको स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे, कहीं निंदा प्रस्ताव पारित ना हो, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मानने वाली है कि जो पिछले कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो तेवर पूरे घटक दलों के दिखे हैं, जिसमें कांग्रेस भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, तो वो साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं अर्जनमेंट मोशन लाया जा सकता है और निंदा प्रस्ताव किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो बिल पारित किया गया है, बिल पास किया गया है, उसके बाद से अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग कोर्ट की तरफ प्रोसीड भी करेंगे। कितना ये होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी बड़े सारे गेस्ट जुड़ेंगे। जगदीप सिंह जुड़ेंगे, राकेश पंत जुड़ेंगे और उसके साथ रफीक राथर भी जुड़ेंगे। लेकिन रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि हंगामी सत्र का दूसरा चरण जो है, बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामी हो सकता है। उसकी मेन वजह यही है कि जो कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में तर्क जो दिए गए हैं, उस मीटिंग में जो बॉडी लैंग्वेज घटक दलों ने बताई है, उस बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार अर्जनमेंट मोशन लगा करके इस पर चर्चा कर सकती है। चर्चा इस पर कर सकती है कि जो विधेयक बिल पास किया गया है राज्यसभा और लोकसभा में, उस बिल की निंदा को लेकर के प्रस्ताव पारित हो सकता है। हालांकि कल इस मीटिंग में कहीं ना कहीं और भी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कंसंट्रेशन थी वो वक्फ बिल पर ही थी और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जी सुभाष जी, अब भी कुछ लोग जो मूव कर रहे हैं कोर्ट में, उसका क्या आपको लगता है? अब बिल तो राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी पास हो गया, फाइनल अब मुहर लगनी है राष्ट्रपति। वो तो बिल तो पास हो चुके हैं दोनों सदनों से, और राष्ट्रपति महोदय ने अभी असेंट देनी है अपनी। तो दूसरी बात, एक इको हो रहा है। मैं टीम से कहूंगा, इको हो रहा है। जैसे आपको वापस अपनी आवाज सुनाई दे रही है, इसको टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको ठीक करें थोड़ा सा। वापस इको हो रहा है, चेक कर जी। चलिए जैसा आप इस बिल के पारित होने को कितना उचित समझते हैं? क्योंकि इस पर सियासत धड़ाधड़ चल रही है। कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ है। क्या कहेंगे? देखिए,
मैं ये आपको बता देता हूं, जे बिल दोबारा इको हो रहा है। मैं उतार दूं ये वाले आईकोड को भी उतार। हेलो हेलो हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो दोबारा इको हो रही है, वापस आ रही है मुझे ही वापस। चलिए जैसा आपसे वापस जुड़ते हैं, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि एक जो कल निंदा की गई है, कल जो निंदा की गई है और वक्फ बिल को लेकर के निंदा की गई है, चौतरफा निंदा की है, सभी घटक दलों ने जोरदार निंदा किया है। लेकिन किरण रिजिजू जिन्होंने ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जिन्होंने ये बिल लाया था, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड के हालात में सुधार हुआ है। उन्होंने तर्क संगत तरीके से बताया, आर्गुमेंट करके बताया है कि कैसे बदलाव हुआ है। पहले हम बताते हैं कि किरण रिजिजू ने क्या कहा जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की स्थिति को लेकर के। पहले हम ये आपको बताते हैं। एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं बहुत इंप्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी और मैंने पूछा कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी तो उसमें क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक ठाक कुछ भी नहीं था। और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे बताया। और उसके वजह से वहाँ काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहां भी मरम्मत चल रहे हैं। इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा सर। इसलिए सर आप लोग आज बिल को करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए। जी जी, चलो सीधे लिए चलते हैं। राकेश पंत जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रफीक रात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जब मीटिंग हुई थी, मीटिंग के तुरंत बाद जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक, उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा कि मीटिंग का मकसद क्या था, क्रक्स क्या था। उन्होंने बताया कि हमने चौतरफा निंदा की है, कड़े शब्दों में इस वक्फ बोर्ड के बिल को पारित होने की जबरदस्त निंदा की है। अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है। नंबर दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है, वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। और जो भी उसकी इज्जत नहीं करता है वो यहाँ के लोगों के तो दर्शकों आपने देख लिया कि सीधे तौर पर तनवीर सादिक जो चीफ स्पोक्स पर्सन है एमएलए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने कड़े शब्दों में निंदा की है। हालांकि उन्होंने अर्जनमेंट मोशन का जिक्र नहीं किया है, ये बहुत सीक्रेट है, हो सकता है लाइन आ रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जज सुभाष गुप्ता, रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता एक मरतबा फिर जुड़ चुके हैं। तकनीकी कारण के कारण वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। जज साहब, जिस तरीके से विपक्ष इस पर इशू बना रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुस्लिम या मिनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि असंवैधानिक तरीके से। क्या कहेंगे आप? हेलो जी जी जी, आई एम ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अपना बंद कर दो।
आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है आपकी आवाज। हेलो। मुझे लगता है एक बार फिर संपर्क कट गया है, लेकिन सीधे राकेश पंत जी के पास चलते हैं। राकेश पंत जी जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उनका क्या कहना है, पहले हम उनसे चर्चा करते हैं। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। राकेश जी, चौतरफा आलोचना शुरू होगी है, निंदा शुरू होगी, और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की बात करें, कल उन्होंने सभी घटक दलों को बुलाया था और उस घटक दलों ने अपनी इस मीटिंग में कड़े शब्दों में निंदा की और कहा है कि ये गैर संवैधानिक, असंवैधानिक है, और दूसरा मिनॉरिटीज़ के खिलाफ ये बिल पारित हुआ है। इस देश की बेहतरी के लिए अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें जो विपक्ष है इस देश का, वो प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लगता है। आपने कहा कैबिनेट को बुलाया और बाकी जितने भी घटक दल है उनको बुलाया और विरोध जो है वो दर्ज कराया। आप मुझे बताइए कि माननीय मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, उनका वक्फ पे क्या लेना देना है वक्फ के साथ? जब बाकी जितने भी घटक दल हैं जिसमें हिंदू हैं, उनका क्या लेना देना है वक्फ के साथ? और यही लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं वहां पर कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है दान करना, और दान तो अपनी चीज का किया जाना चाहिए ना। वहां पर ये नहीं है कि हमारे पिताजी का जो घर है उस पर आकर दावा ठोक दिया और कहा कि ये वक्फ का घर है, हम ना किसी कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ, ना कहीं जा सकते हैं, और वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, और जितने भी हमारे यहाँ पर सम्माननीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं बाकी राजनीतिक दलों में, उनसे पूछिए, कल मैं जगदीप के घर के ऊपर वहां पर अपना दावा ठोक देता हूं तो वो उनके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वक्फ में धारा जो इसकी सेक्शन 40 थी उसमें ये अधिकार ही नहीं है कि अगर वक्फ जो है वो क्लेम करता है कोई हिंदू प्रॉपर्टी का या किसी भी प्रॉपर्टी का इस देश में क्लेम करता है, तो उसको अधिकार ही नहीं है कि वो कोर्ट में जा सकता है। करने से क्या होगा? ये 1947 के बाद इन्होंने देश को सिवाय निंदा के कुछ नहीं दिया, और जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश प्रगति पर है, इनको सिवाय विरोध के कुछ नहीं आता। जगदीप जी सोचते ही नहीं है कि देश प्रगति करे, और यहां तक वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का सवाल है, वहां ये जो बिल है ये कभी नहीं आता अगर इन्होंने धारा जो सेक्शन 40 है उसको चोरी से 2013 में नहीं जोड़ा गया होता। इस देश को सुबह मालूम पड़ा चला कि इन्होंने धारा 40 को जोड़कर सारा का सारा देश जो है वो वक्फ की झोली में डाल दिया है। ये जितने गैर कानूनी काम है ये चोरी करते हैं। धारा 370 को जोड़ा, वो भी क्या हमें कहते हैं असंवैधानिक है। अरे भाई, आपने कोई वक्त में इतने 2 दिन से वहां पर विनोद जी वहां बहस चल रही है, पूरा देश देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि वहां पर हैं वो बहस कर रहे हैं। उसके बाद वहां पर लोकसभा और राज्यसभा में ये पास होता है, और आप सुबह सुबह उठते हैं कि माननीय कई सांसद हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कि हम लोग कोर्ट में चले जाएंगे। भैया कोर्ट में जाइए ना, लेकिन ये वहां पर पूरे संवैधानिक तरीके से वोट पड़ने के बाद ये पास जगदीप हुआ जी से पूछ लेते हैं। जगदीप जी, 2013 में जो संशोधन हुआ था, क्या वाकई में अपीस करने के लिए किया गया, जैसे राकेश पंत जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, एक विशेष समुदाय को अपीस करने के लिए? जी विनोद जी, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब आपके इस मंच से कोई सरे चैनल सरे दिन झूठ बोले, तो ये आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है विनोद जी कि आप इसका विरोध करें। मैं सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूं कि पंत साहब ने कितनी निर्लज्जता के साथ और कितनी बेबाकी से ये झूठ बोले हैं। सबसे पहले जरा ये समझ लें कि जिस सेक्शन 40 का ये हवाला दे रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं और चुनौती के साथ कह रहा हूं, साल 2022 सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हेमंत गुप्ता, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया। बाकी छोड़ दीजिए, धारा 40 क्या कहती है बाद में बताता हूं, कि आपको ये अख्तियार है कि आप ट्रिब्यूनल के अलावा किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जा सकते हो। सेक्शन 4 जो ये साफ साफ बताती है कि राज्य सरकार को पहले इतला करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि जगदीप सिंह के घर पे आके बोर्ड लगा देगा।
पहले सरकार को बताना पड़ेगा, फिर समिति बैठेगी, उसके बाद गजट में छापना पड़ेगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड देना पड़ेगा, म्यूटेशन के कागजात देने पड़ेंगे और लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। फिर आइए इनके दूसरे झूठ पर, जो लगातार बोल रहे हैं। मैं बता दूं इनकी जानकारी के लिए 2013 के अमेंडमेंट्स क्या है। 2013 की सेक्शन 14(1)(a) जिसमें महिलाओं को रखने का प्रावधान था। आज इस देश में 32 बोर्ड है। जम्मू कश्मीर उदाहरण है जहां पर भाजपा की नेत्री, महिला नेत्री जो है वो है। फिर आप आ जाइए सेक्शन 32 पर। वक्फ को यह तय करना पड़ेगा कि उसकी आमदनी कहां से आएगी, उसका प्रबंधन कैसे होगा, मुतवल्ली काम कैसे। आप उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन, जो इसकी मैं बता दूं आपको, वो है सेक्शन 77, जो बताती है कि आमदनी का उपयोग कहां कहां हो सकता है। तो बराए मेहरबानी सच्चर कमीशन को भी बीच में जोड़ लीजिए। साल 2006 में सच्चर कमीशन ने यह कहा कि वक्फ अगर सही से काम करता, ये सच है कि मुतवल्लियों ने अपनी मर्जी की, मुतवल्लियों ने अपने सियासी मफाद से हल करने के लिए लोगों का ध्यान नहीं रखा, लेकिन सच्चर कमीशन कहता है कि 12,000 करोड़ 2006 में वक्फ कमा सकता था, ईमानदारी से कम होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विनोद जी, 2 गैर मुस्लिमों को आपने बीच में डाला, आपने जिला कलेक्टर को पहले बोला और अब आप बोलते हो कि हम 2 लोग नॉमिनेट करेंगे, वो देखेंगे इसका कार्यभार और काउंसिल में भी रहेंगे और स्टेट बोर्ड में भी रहेंगे, और आप तय करेंगे मुसलमान है किसने साल तक नमाज पढ़ी। क्या मस्जिदों पर कैमरे लगा दीजिएगा? बाहर तो आप पढ़ने नहीं देते। लेकिन जगदीप जी मुसलमान है एक सवाल आपसे पूछूंगा। आप पत्रकार रहे हैं, बड़ा अनुभव है पत्रकारिता का भी आपको। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए? मैं एक फिगर बता रहा हूँ, 2050 में आपके पास यानी वक्फ बोर्ड के पास 52,000 एकड़ भूमि थी, 2009 में 4 लाख एकड़ होगी, 2014 में 6 लाख एकड़ होगी और 2025 में 9,40,000 एकड़ भूमि होगी। भूमि तो वक्फ की बढ़ती रही और आमदनी गिरती रही। क्या इस पर चेक एंड बैलेंस जरूरी नहीं है क्या? लियो जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपके आंकड़ों को दुरुस्त कर दूं। ये जो आंकड़े आपके हैं ना, यही श्रूडनेस है। जैसे ये बता देते हैं कि 6 लेन बनी है सड़क की, तो 6 लेन को जोड़ के ये दूरी बता देते हैं। दरअसल क्या है, जो स्टेट बोर्ड वक्फ के पास जमीनें थी उनको काउंसिल के साथ जोड़कर ये बताया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, जो वक्फ की जमीनें हैं वो क्या सरकार की हैं? क्या सरकार का कोई इससे लेना देना है? अगर ये जो आंकड़े हैं जगदीप जी, क्या आपको लगता है ये आंकड़े जो सरकार ने दिए हैं वो गलत है क्या? सुनिए ना जी, सुनिए ना, इतनी इनकी तकलीफ है तो मोदी जी के परम मित्र है अंबानी साहब, जिनका इस हिंदुस्तान का सबसे आलीशान घर जो है वो वक्फ की जमीन पर बना है। क्या उसको खाली ना करवाना पड़ेगा, इसलिए एक्ट को हटाया जा रहा है? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप तब्दीली करना चाहते थे तो आपने सबको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? चलिए जगदीप जी, आपको रोकूंगा, आपको रोकूंगा। हमारे साथ रिटायर्ड जज जुड़े हुए शहबाज जी, उनसे बातचीत करते हैं। उनसे 2 बार संपर्क करने का प्रयत्न किया, कुछ तकनीकी कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जैसा आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब बिल्कुल। अब मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? आवाज भी आ रही है। ठीक है शिवाजी, सवाल यह है कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है इस बात को लेकर के कि ये विशेष तौर पर माइनॉरिटी पर टारगेट किया हुआ बिल है, जो संशोधन बिल है, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि असंवैधानिक, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वे में इस बिल को पारित किया गया और कुछ लोग कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बता दूं, इसका जो अमेंडमेंट, देखिए वक्फ एक्ट तो पहले है, उसमें अमेंडमेंट हुआ के टाइम से है ना, तो अभी अमेंडमेंट हुई है, संशोधन जो उसमें अमेंडमेंट की गई है, और अमेंडमेंट टाइम टू टाइम करनी पड़ती थी। है क्या है, और इसका क्या है, उम्मीद जो इसमें अमेंडमेंट जो आज लगाए बैठे हैं, इसका क्या है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट। होता क्या था, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जे आइडेंटिफाइड नहीं थी, इसका कोई सर्वे नहीं था। वक्फ बोर्ड वालों ने क्या किया, जिस पे लोग
जो जिससे अग्रीव्ड हैं, कोई चर्चों को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि चर्च वहां पे है, मंदिर वहां पे है। जब ये एनआरकी फैली ना, आइडेंटिफिकेशन कोई थी ना, रिकॉर्ड कोई नहीं है, तो जो अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी था। और जैसे सचर कमीशन ने भी कहा, जो जस्टिस सचर कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, बाकी रिपोर्टें भी हैं, उसने कहा जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसकी जो मैनेजमेंट है, और इसमें बड़ी जो रिश्वतखोरी, घपला है, फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट सेल्स हैं, और जो इनकम है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे पास जैसे कहा कि पहले आर्मी के पास है, दूसरा रेलवे के, और तीसरी प्रॉपर्टी है। जैसे आपने कहा प्रॉपर्टी बढ़ती गई, इनकम कम होती गई। तो हमें एक ही है इस वक्त, हमें इस वक्त जो हमारा डीएम होगा वो आइडेंटिफाई करेगा लैंड को, और उसका रख रखाव, मैनेजमेंट, और जो लोग हमारे फैमिली के हैं, देखिए ज़कात है, ये जो डेडिकेट की है प्रॉपर्टी है, और ये फॉरएवर है, वक़्फ जो बनाया गया वाकिफ ने, उसने कुछ अच्छा करने के लिए, वॉइस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो जो वक़्फ बोर्ड वाले इस्तेमाल, जहां कोई प्राइवेट पार्टियां इस पे काबिज थी, नजायज काबिज थी, और पता ही नहीं था कि वक़्फ प्रॉपर्टी कितनी है। अच्छा, मैं अभी आ जाता हूँ सिद्धांत के बारे में। और इसका देखिए, कोई भी लॉ बनता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट। तो कोर्ट में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो एक उम्मीद लेके आया है हर एक, और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जो इसके ऑब्जेक्टिव है ना, सोशियो इकोनॉमिक है। लेकिन सुशील सुशील जी इनका कहना है कि माइनॉरिटी को डराने के लिए ये अमेंडमेंट की है। इंटेंशन क्या लगती है आपको? क्या ये डराने के लिए या अकाउंटेबल बनाने के लिए, वक्फ बोर्डों को अकाउंटेबल बनाने के लिए? मैं पॉलिटिकल बात जहां नहीं करूंगा कोई भी, लेकिन ये कहने का कि अभी इस वक्त लेट देयर बी इन्फोर्सबिलिटी, और जो इसके प्रोविजन हमने देखे, देखिए उन्होंने प्रोस्पेक्टिव इसका यूज किया, जो वक्फ यूज हो रही है प्रॉपर्टी, ग्रेवयार्ड यूज हो रहे हैं, मजार यूज हो रहे हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। और मैं भी ये भी कहूं, केरला में कुछ मंदिर हैं, चर्चेज हैं, जिस पे वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया था, और 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है, कोई रेलवे के पास है, कोई मजार है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो ये कुछ नहीं है, इसकी अकाउंट आइडेंटिफिकेशन हो दो, और इसका जो रिकॉर्ड है इसको सर्वे होने दो, डिमार्केशन होने दो, तो जहां कोई जाता है, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता। बनार्टी का एक बात बता दूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस है जो काउंसिल बोर्ड में जो गवर्नमेंट का आया। देखिए हमारा जहां पे जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, शारदा शरीफ का है, चलता है, यूनिवर्सिटी है, वो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और जो हॉस्पिटल बन रहे हैं। मुझे नहीं लगता, हाँ जो माइनॉरिटी का कुछ नहीं है इसमें, आप रिलीजियस फैक्टर को, इसमें रिलीजियस फैक्टर है ही नहीं। कोई दरगाह में जाने के नहीं रोक रहा, कोई मजार पे जाने नहीं दे रहा, कोई कब्रस्तान में कोई इंटरफेरेंस नहीं है सरकार की। हाँ, मैनेजमेंट करनी, और मैनेजमेंट करनी है, जिसको पोर्टल पे लगाना है और आइडेंटिफाई करनी है लैंड, और जो वक्फ बोर्ड की मिली बिगती करप्ट प्रैक्टिस थी वो इस बिल से आने से हो जाएंगी। और जो वक्फ यूजर है पहले प्रॉपर्टी को, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। और पूछे आप, और फिर और डिजिटाइजेशन प्रॉपर्टी के होने चाहिए जी। और जो इनकम है इसको कैसे बढ़ाना है, जैसा ये जो नए वक्फ बोर्ड आएंगे, काउंसिल आएंगे जी, जो मतलब जैसा आपको रोकूंगा, जो एक जैसा आपको रोकूंगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, और राकेश पंत जी से जानना चाहूँगा। राकेश पंत जी, ऑडिट का अधिकार जब सरकार को हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी मोस्टली
माइनॉरिटी के हाथ भी है, तो आप सरकार इंटरफेरेंस करेगी उसमें? ऑडिट का विनोद जी, अधिकार। जज साहब की कुछ जी। बातों के साथ बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं जज साहब की कुछ बातों के साथ जोड़ देता हूँ। देखिए विनोद जी, वक्फ जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1913 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद आ गया एक्ट ऑफ 1954, उसके बाद आ गया एक्ट ऑफ 1995, उसके बाद वक्फ एक्ट 2013। ये इतने आप वक्फ को दुरुस्त करने के लिए आपने इतने अमेंडमेंट्स की, इतने एक्ट लाए, और उसके बाद जमीन की यहां तक बात है, वक्फ हैड 18 लाख एकड़ ऑफ लैंड ड्यूरिंग 1913 टू 2013। इतनी ज्यादा जमीन थी, और जो आज जमीन है इट इज अराउंड 8.72 लाख एकर्स। तो मुझे ये बताइए कि अगर इतनी जमीन इनके पास है, जमीन जो है वो बड़ी, और जो मुसलमान है वो नमाज अदा कर रहा है सड़कों के ऊपर, क्यों ईदगाह नहीं बनाए? प्रॉपर्टी, पैसा इनके पास बहुत था, वक्फ के पास भी था, और जो इनकी सरकारें थी उनके पास भी था, और उनको नमाज पढ़नी पड़ रही है कहाँ पे? यहाँ रोड्स के ऊपर। उनको बच्चे स्कूल कहाँ जा रहे हैं? वहां ये जो इन्होंने स्कूल खोले रखे हैं। और उसके बाद क्यों इनकी स्थिति को दुरुस्त नहीं किया गया? अगर इतना पैसा था तो क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैं तो आपको बताऊं कि दो लोग जो संसद में बड़ा चीख चीख कर बोल रहे थे, उनके पास 3-3 हजार एकड़ की लैंड को, और वो उन्होंने वहां अपने शॉपिंग मॉल्स बनाए हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, और इसी चीज को रोकने के लिए और दुरुस्त करने के लिए वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट बिल 2025 है वो मोदी सरकार ने लाया। ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की, पूछिए ना इनसे कि इतने सालों में इतना पैसा जो है, जमीन बढ़ जाती है लेकिन पैसा कम हो जाता है, आमदनी कम हो जाती है। किस लिए कम हो जाती है? अपीजमेंट करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई 2013 में आप लोग ले आए रातों रात। और ये महाशय उस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, अभी बहुत बड़ा व्याख्यान दे दिया यहाँ पर बैठ के, ये हुआ एक्ट ऑफ 70, एक्ट ऑफ 54, एक्ट 18। मुझे ये बताइए, ये उसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं जिनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों का पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज के ऊपर। अभी इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स की और एक्ट्स की बात की गई, धारा 104 जो सेक्शन 104 है वक्फ एक्ट में, उसका जिक्र क्यों नहीं किया जगदीप में, जिसमें ये रोक लगाई गई है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को किराए के ऊपर नहीं दे सकते, किसी को सेल नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते। उसको कभी ध्यान से देखा नहीं गया, इसीलिए वक्फ को लाने की, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2025 है उसको लाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इनकी काली करतूतों के ऊपर जो है वो उसकी रोकथाम हो। यहाँ पर बच्चे मुसलमानों के, इतनी ज्यादा जमीन, इतनी आमदनी, और गरीब मुसलमान अभी भी पंचर लगा रहा है। पूछे इनके कहाँ गया इनका? ये मुसलमान, मैंने पहले ही कहा है और आपके बहुत सारे कार्यक्रमों में भी विनोद जी मैंने कहा है कि इनको मुसलमान जरूर चाहिए, लेकिन चाहिए अशिक्षित, चाहिए बेरोजगार, ताकि इनका झंडा बुलंद करता रहे और ये उसी कांग्रेस के जगदीप जी से जान उन लेते हैं। मुसलमानों को लूटते रहे। जगदीप जी, आपको नहीं लगता है कि ऑडिट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? आप एक लेमैन की तरह भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, आमदन कम हो रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं घपले धांधलियां तो हो ही रही हैं, तो इसको रोकना कहाँ से बुरा है? जगदीप जी। विनोद जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। आज तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा के दो प्रवक्ता गेट में हैं। चलिए, अब मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी जरा संयम रखें। पहली तो बात, इन्होंने जो कहा कि भाई साहब शॉपिंग मॉल बना दिए फला फला नेता ने, मैं चुनौती देके कह रहा हूँ, आपकी सरकार है, आप ऐसे किसी भी नेता को जिसने वक्त की जमीन पर शॉपिंग मॉल बनवाए हैं उस सलाखों के पीछे भेजिए, लेकिन पहले अंबानी जी का घर खाली करवाइए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित नहीं, केवल मुसलमानों का हक है सारी प्रॉपर्टी पर। वो बता दूं, उसमें दलित, पिछड़ा और ऐसा वर्ग जिसका उत्थान नहीं हुआ उसका जिक्र था। ये दूसरा झूठ बोल रहे हैं आप। सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन इतने सजग और झूठ बोल रहे हैं आप। लाइए, किसने कहा आपको ये? मैंने कहा किसने? लाइए ना कोई। अरे आप उसी चीज को बार बार दोहराते हैं। मुझे लाइए, चलिए ये बताएंगे ना राकेश जी, वो बताएंगे, वो स्टेटमेंट बताएंगे जो पीएम ने, फॉर्मर पीएम ने दी हुई है। विनोद जी, मुझे पहले ये बताइए कि ये बीच में कूद क्यों आ रहे हैं? जब ये बोल रहे थे मैंने एक शब्द भी बोला। आप गलत बोलते हैं। सेक्शन 40 में ये पहले किया था, सुनिए, करने से कुछ नहीं होता। और अभी जो रिटायर्ड जज साहब बोल रहे थे, पूछना चाहता हूँ,
अरे भाई साहब ऐसे मत ऐसे मत ऐसे मत किया कर, कूद कूद के मत आया करे। झूठ देश को बोलना है बताइए ना क्या तो क्या भाई किया साहब आपने। आपके लिए बड़ा इलाका है, बड़ी जगह है, वहां जाके बोलिए, मंच पे चैनल पे आके झूठ मत मत बोलिए। बोलिए, अब ये जो दूसरी झूठ बात मत कही बोलिए। गई फॉर्मर जज की तरफ से कि जनाब जमीनों का जो है वो रिकॉर्ड नहीं है, जमीनों के ऊपर जो है वो व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो इन्हीं के मुख्तार अब्बास नकवी इन्होंने अल्पसंख्यक मंत्री रहते हुए ये कहा कि तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं कि बीते कल हमीरपुर उत्तर प्रदेश में एक 70 साल की बुजुर्ग औरत को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो नमाज पढ़ रही थी। 7 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसको नमाज पढ़ने से रोक नहीं पाए। अभी ये कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। अरे भाई, जब आप किसी मस्जिद पे होने ही नहीं देंगे तो वो कहां पढ़ेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं क्यों मुसलमानों पर ही सवाल होता है जब जहां नवरात्रों पे हम कार्यक्रम करते हैं, चौक के चौक चौराहे के चौराहे जो है तंबू लगाकर हम पूरा अपना धर्म धर्म का काम निभाते हैं, तब कोई सवाल नहीं करता। कांवड़ यात्रा होती है तब कोई आ गई सवाल नहीं तुम्हारी करता। मानसिकता, यही जब इस तुम्हारी देश में मानसिकता है, गरबा यही होता है तुम्हारी तब कोई मानसिकता है सवाल नहीं कि करता। हिंदू इन धर्म के लोगों के जहन में किसी भी नफरत भरी त्योहार हुई के है। ऊपर, विनोद, हिंदू धर्म चुप के पर किसी भी बैठकर त्योहार झूठ के ऊपर बोलना इसी तरह इनकी की बात होगी फितरत है। कांग्रेस की क्यों तरफ से। लोग अरे छोड़िए, गैर मंदिर तक मुस्लिमों नहीं को गए लेकर आप। आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ धर्मनिरपेक्षता आप का किसी जो और बोर्ड में तबादला लेकर हो आएंगे, रखा है उसको लाकर उतारिए। दिखाइए श्राइन बोर्ड में, श्राइन धर्मनिरपेक्षता का बोर्ड में जो लाकर तबादला हो दिखाइए रखा है उसको उतारिए पहले, आप बात उसको करते उतारिए। हैं। आपने के ऐसे नहीं होगा। ये कूदना बंद करो, ये कूदना बंद करो, उछलना बंद करो। पहले ये जो उछल रहे हो ना ये ये बात बंद मत करो, करिए, मत मत आपके करो। मुंह से शोभा नहीं ये जो देती। नवरात्रों की बात मत नफरती करिए, आपके चिंटू मुंह है से ना, शोभा जो नहीं देती। ये नहीं चाहिए। यहाँ बात होनी चाहिए मुद्दे की। मैंने सेक्शंस आपके गिनवाई मुंह हैं, से शोभा नहीं सेक्शन देती, पर बात करो। सेक्शन 40 मुंह से थी, शोभा नहीं देती है। 14 थी, सेक्शन 73, सेक्शन 32 थी, सेक्शन 54 थी। तो फिर आपने क्यों अमेंडमेंट की? क्यों आप कह रहे हो कि 5 साल आप देखेंगे कि कौन नमाज पढ़ता है, फिर आप सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट पर क्या फोटो लगाएंगे? मोदी जी बताएंगे कौन मुसलमान है जिन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो है कपड़ों से पहचाने जाए। चलिए, वो अभी हमारे साथ बताइए, रफीक ये राठौर इस जी देश भी का जुड़े हैं, उनकी भी प्रधानमंत्री बात कौन सुन है? लेते हैं। रफीक साहब, सुना है कि सवाल है। अर्जन और ये मोशन पीछे लाया जा बोलते हैं सकता है विनोद और जी, इस तो बिल मैं की भी इसी निंदा में की के जा दिन सकती है सरकार। मैं इनको नहीं बोलने दूंगा, ये बता दिया मैंने। जी, रफीक राठौर साहब, ये सुनने में आ रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार अर्जनमेंट मोशन ला सकती है और इस प्रस्ताव की निंदा कर सकती है। जो दूसरा फेज शुरू हो रहा है बजट सत्र का 7, 8 और 9 अप्रैल को, पीडीपी कहाँ स्टैंड करती है? पीडीपी का क्या रुख रहेगा? देखिए, हमने डे फर्स्ट से हमारा ये स्टैंड है कि जिस तरह से रिलीजियस इंटरफेरेंस बीजेपी की तरफ से हो रही है, और ये पहली बार नहीं हुआ। 2014 से लगातार एक सिस्टमेटिक तरीके से माइनॉरिटी और बिलखुसूस मुसलमानों को जिस तरह से डिमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से उनको डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनकी निशानियां सोशल और कल्चर और पॉलिटिकल और जितनी भी उनकी हिस्टोरिकल निशानियां हैं, उनकी हिस्ट्री तक भी बीजेपी ने एक कदम लिया है। तो आप इसके बाद अब इनके पास सिर्फ ये रहता है कि ये मजहबी हमारे मजहबी अकीदे पर वार करें, और वो तो ये करते रहते हैं, कोई नई बात इसमें नहीं। आपने देखा होगा ईद के दिन ईद की नमाज में 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। जब मस्जिद आपकी किसी को शौक नहीं है सड़क पर नमाज पढ़ने का या पार्क में नमाज पढ़ने का, जब मस्जिद अंदर भरी जाती है तो तभी 10, 15 या 100 लोग बाहर आएंगे, लेकिन उस पर भी बैन लगी। और हद तो यह है जब आपसे यह कहा गया कि आप अपनी छत पर भी, आपका मकान है, आप अपनी छत पर भी स्लैब पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। जो अभी मेरे दोस्त कह रहे थे 70 साल की एक बुजुर्ग ड्रोन के साथ जो है वो उनकी जांच की जा रही है। ड्रोन के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। सही कह रहे हैं। एक मिनट तो 70 जगदीप साल को की एक तकलीफ क्यों हो रही है? ये बुजुर्ग नमाज लेडी पढ़ रहे थे क्या? को बात करने दीजिए। बीजेपी के दोस्त, आप बीजेपी के दोस्त भाई बात करने दीजिए ना, मेहरबानी करें ना, बात करने दीजिए ना। आप कितना प्रोपेगेंडा करेंगे, कितना? आप मुझे बताइए, पहली बार बिल्कुल नहीं, शुक्र है राठौर साहब, आप हमें दोस्त कह रहे हैं। बार कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, पहली बार कोई एमपी आपके पास नहीं है, और उसके बाद फिर सबका विकास, सबका साथ और सबका सब कुछ हमने देख लिया। आप लोगों का चेहरा क्या है? आप सिर्फ इक्तदार हासिल करना चाहते हो। आप अकलियतों को हर सूरत में यू वांट टू पुश देम टू द वॉल, ताकि जो आपकी राठौर साहब मान लेते हैं, राठौर साहब मान लेते हैं कि बीजेपी माइनॉरिटीज के खिलाफ, बीजेपी की हर एक कदम माइनॉरिटीज के खिलाफ है।
आपने भी तो सत्ता एंजॉय की 2014 से लेकर जून 2018 तक, तब आपको बीजेपी का ये चेहरा नजर नहीं आया आपको? हाँ, हम तो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारी पार्टी का जो सत्यानाश हो गया वो हम तो खमियाजा भुगत रहे हैं उसका, अभी तक भुगत रहे हैं, और पता नहीं कब तक वो भुगतते रहेंगे। मैं आपको ये बताऊं, जहां जहां हमारे दोस्त बीजेपी के यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनको बताऊंगा, जहां जहां भी इनके कदम पड़ते हैं वहां तबाही मच जाती है। आप मुझे बताइए मुल्क का क्या हाल है? देश तबाह हो चुका है। 26% आपको टैक्स, 26% कल आपको टैक्स लागू, उस पर बात नहीं करेंगे। अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए लोकल इश्यूज, माइनर इश्यूज, हिंदू मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन मुल्क की हित में जो इश्यूज है, जो बड़े बड़े मामला है, उस पर बात नहीं करेंगे। और उसको जो इनका सारा का सारा मीडिया उसको मैनिपुलेट करके, उसको मैनेज करके, उनसे भी उनको भी ये डोज दबाव की पॉलिसी अपनाकर उनसे भी ये कहा जाए कि आप सेंसिटिव इश्यूज को नहीं, चलिए मुल्क के मफाद में जो इश्यूज, राकेश जी, आप जहां जहां पर कदम रखेंगे वहां तबाही होगी। आप हिंदू मुसलमान गीता कुरान की बात करते हैं, शायद वक्फ बोर्ड भी इसी ये का जो तबाही वाली बात है, ये जो अपना राठौर साहब ने तबाही वाली बात की है, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग यहाँ जहाँ जाएंगे, यहाँ यहाँ हमारे कदम पड़ेंगे, ये जो भ्रष्टाचारी हैं उनमें तबाही तो मचेगी, वो तो मचनी भी चाहिए। इस देश के रिसोर्सेज को लूटना, अपनी तिजोरियों को जम्मू भरना, कश्मीर के कितने लोगों को आपने गिरफ्तार करवाया? 10 साल की आपकी सरकार चलती है ना, रफीक साहब, 10 साल से आपकी सरकार है, कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया? कितना करप्शन का आपने डुडूरा पीटा ना, बोलने डुडूरा पीटा ना, यहाँ करप्शन बोलने दीजिए, कितने लोगों को गिरफ्तार अभी करवाया? अभी कितने अभी लोगों को बोलने सजा मिली? दीजिए। और यहाँ तक मुसलमानों की बेहतरी का प्रश्न है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 को यहाँ से हटाना हो, क्योंकि उसी को आगे रखकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया। यही लोग सरकार में बैठे थे, ये भी मुसलमान इशू है, 370 भी मुसलमान इशू है, 370 भी मुसलमान इशू है। कांग्रेसी भी सरकार में थे, कांग्रेसी में सरकार के। अब ये है कि धारा 370 गई। इसी तरह से जो भी यहाँ पर देश में त्रुटियां हैं, हम कहते हैं, मैं हिंदू हूं, यहाँ पर बाल विधवा विवाह जो है था, यहाँ पर बहुत बड़ा एक सोशल लेवल था, हमने वहां पर बाल विधवा विवाह विनोद जी देख लीजिएगा, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। रुक जाइए ना, बीच में मत बोला करो। अब मैं बीच में मेहरबानी करके ये छोटे इशू ये डिबेट में प्लीज ये प्रोपेगेंडा बंद करें। ये जगदीप नए मुसलमान बने हैं, इनका मुझे समझ में आता है। यहाँ तक राठौर साहब की बात है, मैं समझ सकता हूँ, नए मुसलमान बने हैं, ये वही है, ये वही है, माशाल्लाह, यस माशाल्लाह। ये आपकी मानसिकता है, मैं आपको एक बात ये मानसिकता है विनोद जी, ये आपकी मानसिकता है। लानत है ऐसी सोच, लानत है ऐसी सोच। नर और मादा के बीच में किन्नर होता है, जिस तरह नर और मादा के बीच में किन्नर होता है, ये धर्म को मानने वाले और धर्म को न मानने वालों के बीच में ये लोग हैं, ये सेक्युलर हैं ये। और ये वही सेक्युलर हैं। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप नए बने हैं, और नया जो बनता है वो बहुत जोर से बोल। आप अपना काम करिए। ये इट इज एंटायरली अ मैटर बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनको समझाया जाएगा कि ये जो मसला है, ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, गरीब मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए है, उनके लिए स्कूल खोलने के लिए है, उनके लिए कंप्यूटर लाने के लिए है, और वक्फ का जो पैसा है वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। चलिए राकेश, लोगों में से होंगे 2 महिलाएं बीच में से होती, क्यों लोगों को चलिए बनाने का जगदीप जी, जमीन का डेटाबेस होगा, ऑनलाइन डेटाबेस होगा, इसमें क्या आपत्ति है? 2 मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा, इसमें क्या आपत्ति है? अफसर के पास विवाद जो डिस्प्यूट होंगे वो ऑफिसर उसका निपटारण करेंगे, इसमें कोई मुझे लगता है आपत्ति नहीं है। सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील मुमकिन हो जाएगी, मुझे लगता है इस पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो खाते हैं वो सरकार के पास रहेंगे, ऑडिट इनके पास, सरकार के पास रहेगा। किस जगह पर आपको आपत्ति नजर आ रही है जगदीप जी? कहीं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म तो नहीं है? क्यों जगदीप जी, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म तो नहीं है? मैं आपसे केवल 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, 5 ज्यादा हो जाएंगे, बाकी वाले भी हैं। पहली बात, नहीं 5 दीजिए ना मुझे, मैं नया मुसलमान बना हूँ,
प्रफुल्ल पंकजा प्रपंच काली मां प्रभा कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम समरक्षिदम पुरक्षिदम भवक्षिदम मकक्षिदम गजक्षिदम कक्षिदम समंत कक्षिदम वजते काले अखर विपरीत बुद्धि मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजम भरा मधुव्रतम सम्रांत काले कम विपरीत बुद्धि कांतकम गजांत कांत कांतकम समंत कांतकम भजे। तो मुझे मत बताओ कौन हिंदू कौन मुसलमान। काले विपरीत अब जरा बुद्धि। मुद्दे की बात सुनो। 3 तलाकों की बात की आपने, मुसलमानों की संस्थाओं ने इसे पहले खारिज कर दिया था। 370 सबका मुद्दा था। फिर इन्होंने बात की मदरसों की कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे, आप ईद की छुट्टी दे दें जनाब हरियाणा में, वो बहुत है। अब मैं बताता हूँ नवाज जिसकी बात कर रहे थे, ड्रोन के साथ यूपी के अंदर छतों पर देखा जाता है, कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा। जनाब हाजरीन 70 साल की बुजुर्ग औरत को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो कार्यालय में कहीं किसी परिसर के अंदर बैठकर नमाज पढ़ रही थी। 7 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार बार बात करते हैं अल्पसंख्यकों के इतने बड़े शुभ चिंतक हैं, लोकसभा में एक भी मुसलमान की, किसी विधानसभा में नहीं, किसी विधान परिषद में नहीं। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी बात, मेरे 3 सवाल जो विनोद जी आपने रखे। पहला आपने कहा महिलाओं पे क्या आपत्ति है, वो पहले से है, सेक्शन 14(1)(a) पहले से है, तो फिर आपत्ति की तो बात ही नहीं। फिर आपने कहा कि 2 अगर अधिकारी उसमें रखे जाए। मेरा सवाल ये है, मैं जट से कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ये पूछ रहे थे ना, जो हमारी सबसे धार्मिक मजबूत संगठन शिरोमणि अकाली कमेटी है, सुखबीर बादल जैसे आदमी को संगत के जोड़ों में, उनकी चप्पलों में बिठा दिया अकाली दल कमेटी ने। क्यों? क्योंकि उनको तनख्वाहिया घोषित किया था। किसी ने बीच में आके कोई सवाल किया? आपको भी करेंगे भाई साहब, आप किसी के धार्मिक संगठन अपनी मर्जी से 2 बंदे बिठा देंगे, आप अपनी मर्जी से ये तय करेंगे कौन मुसलमान है, कौन 5 सालों तक पड़ेगा। अरे आलम ये है जनाब आज इस देश का कि आपने इस देश के अंदर इतना हिंदू मुसलमान कर दिया है ना जनाब हाजरीन, क्या मुझे तो ये डर लगता है कि आने वाले समय में, अभी मुझसे कल कोई बता रहा था कि टमाटर लाल है तो बीजेपी वाले बोलेंगे हमारे हैं, भिंडी हरी है तो ये बोलेंगे ये मुसलमानों की है। तरबूज का क्या करोगे? तो लाल नहीं, लाल नहीं, लाल कम्युनिस्ट है, भगवा भगवा, थोड़ा सा समझो, लाल कम्युनिस्ट है, समझो ये भगवा। मेहरबानी रफीक साहब, रफीक साहब से जानना चाहता हूं। रफीक साहब रफीक साहब एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी इनसे पूछा, जगदीप जी से भी पूछा, राकेश पंत जी से पूछा, अगर आपके रिसोर्स बढ़ते हैं, आमदन कम होती है, तो उसमें अगर सरकार इंटरवेन करती है, कोई सुधार रिफॉर्म्स लाती है और उससे जो गरीब पसमानदा मुस्लिम है उसको उसका लाभ मिलता है, तो क्या ये विरोध जरूरी है? रफीक साहब। हाँ, आपने कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से भी सवाल पूछा था, शायद उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। आपने यह कहा था कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं आपको बता आ रही है आपकी जम्मू कश्मीर की जो फीमेल है वो हमारे वक्फ बोर्ड को, तो क्या हाँ, तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन का डंडोरा पीटने वालों से मैं ये गुजारिश करूं कि ऑलरेडी उसके लिए प्रोविजन है। दूसरा, आपने ये कहा था कि अगर कोर्ट पे जाएंगे वहां पर फैसला होगा, तो इसके लिए ऑलरेडी सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, तो उसके लिए भी कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद आपने ये कहा था कि अगर जी इसमें इनकम बढ़ेगी, देखिए अगर आप कोई बेहतरी लाना चाहते हो तो इसमें ऐतराज नहीं है, ऐतराज आपकी मंशा पर है। अगर आपने ऐतराज किया, अगर जेपीसी बनाई, वहां जो मुस्लिम नेता गए, हमारे मुस्लिम गुरु गए, अगर जो उन्होंने वहां पर सजेशंस रखी, एक भी सजेशन को फाइनल ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। अगर आपकी नीयत साफ थी और मुसलमानों से आपने मशवरा किया था, मुसलमान नेताओं से मशवरा किया था, उनने जो सजेशंस दी थी उनको आपने इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं की? नंबर 1। दूसरी बात यह कि अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन मुसलमानों को आप कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? आप एक तरफा ये फैसले क्यों करते हैं? एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन, जिनको ये आपका आईन हक देता है कि लेकिन रिलीजियस अफेयर्स हर एक कौम को देते, आप उस पर बात नहीं करोगे क्या? मैं बताता हूँ, चलिए ये भी मान लेता हूँ कि वहां खामियां थी।
आपके इतने ट्रस्ट हैं, आपके श्री माता जी का ट्रस्ट है, आपका अमरनाथ ट्रस्ट है, वहां पर भी खामियां होंगी, लेकिन उसके लिए आप लेजिस्लेशन नहीं आते। यहाँ अगर खामियां हैं उनको दूर करने के लिए तरीकेकार है ना, तरीकेकार ये है कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन उनको सामने लाइए, उनके साथ बैठिए। अगर वाकई आपकी नीयत साफ है और वाकई अगर आप मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आज की हमने किया ये सिर्फ और सिर्फ They want to push Muslim population to the wall. वो चाहते हैं सेकंड क्लास सिटीजन मुसलमानों को बनाना, इनकी निशानियां खत्म करना, इनके इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करना, और ये इनकी नीयत है। चलिए राकेश पंत जी, आप पर आरोप है कि आप रिफॉर्म्स के पीछे इंटेंशंस आपके गलत है। तिरुपति विनोद जी, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है, वहां पर जो ट्रस्ट है वहां पर क्रिश्चियन लोग जो हैं वो उसमें सदस्य थे। माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है, यहाँ पर भी मैंने पीछे देखा जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें भी कुछ मुस्लिम जो है वो इसमें थे। इसमें ये जो अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है, इसमें कभी भी, एक मिनट रुक जाइए राठौर साहब, रुक जाइए ना, इसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि आप इसमें कोई हिंदू सदस्य जो है वो होगा, इसमें मुस्लिम सदस्य होंगे और उसके बाद महिलाएं होंगी। क्या ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना गलत है, लेकिन इन्होंने, मैंने आपसे पहले ही कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार की मंशा जो मुसलमानों के लिए बेहतर सुविधाएं देने की है, उनके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए मदरसे जो हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करने की है। ये पैसा इसीलिए मदरसों को बंद करवा दिया, की बेहतरी के लिए, इसीलिए ईद की छुट्टी खारिज कर दी आपकी कांग्रेस, इसीलिए वो घुसपैठिए है, के ऊपर नहीं लगेगा, इसीलिए वो कपड़ों से नहीं लगेगा पैसा, और इसीलिए गांधी परिवार के ऊपर मॉनिटरिंग होती है इस देश में गांधी परिवार के ऊपर पैसा नहीं खर्चा जाएगा। इसीलिए नवाज तब से ले रहे हैं 47 से, उनको भी लिया जाएगा पुलिस वाले। तो मैं ये बात कर रहा था विनोद जी, बताओ कि श्राइन बोर्ड में मुस्लिम समाज के लोग हैं, किसी भी चीज में कौन सा श्राइन बोर्ड है? बीच में ना बोले, अभी बोलने दे मुझे, इस चैनल पे मत बोलिए ऐसे। लोग जो है वो आपको समझते हैं देश के लोग। विनोद जी, विनोद जी बताओ ना भाई, अरे बताओ, इनका माइक बंद कर दीजिए। मैं पीछे दिल्ली के चुनाव हुए विनोद जी, मैं विनोद जी 40 पर झूठ बोला आपने, यही बोला ना। जल्दी चलो बताओ सेक्शन 40 क्या है, रुको, चलो मैं विनोद जी पीछे लिमिटेशन एक्ट क्या है, चलो ये बता दो। मैंने कांग्रेस कांग्रेस कैसे जीतेगी, रुके ना भाई, पार्ट आ जाते हो भाई, अभी बताते हैं आपको, रुक जाइए। लिमिटेशन एक्ट बताओ ना क्या है। कांग्रेसी मित्र से पूछा दिल्ली में कि कांग्रेस कैसे जीतेगी, लिमिटेशन सभा हो रही है और ये सीट जो है वो कांग्रेस, मैंने कहा बीजेपी भी यही कह रही है कि राहुल गांधी जी की सभा होगी और बीजेपी जीत जाएगी। तो ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस, ये जगदीप जी उन्हीं के नक्शे कदम पर है। आप देश को इतना नहीं बदलाया, जगदीप जी 1947 से लेकर 2013 तक आप लोग बदलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुल्क की लड़ाई लड़ी जो जेलों में रहे, आपकी तरह अंग्रेजों की मुखबरी नहीं की, आपकी तरह क्रांतिकारियों की मुखबरी नहीं की, आपकी तरह अंग्रेजों की फौज में लोगों को भर्ती नहीं करवाया, आपकी तरह अंग्रेजों से माफिया नहीं मांगी, आपकी तरह पंजाब और सिंध में सरकार नहीं बनाई, आपकी तरह झंडे का 1937 असेंबलीज की इलेक्शन होती है, 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज की इलेक्शन होती है, कांग्रेस जीती है, और किसके एजेंडे के नीचे यूनियन जैक के, जो तिरंगे को नहीं मानते, उसके बाद फिर जो तिरंगे को नहीं मानते, किसके एजेंडे के नीचे आप, राठौर साहब, 1946 में नेहरू जी ने, राठौर साहब ये मिसलीड करते रहेंगे। लंबी डिस्कशन, स्टेक होल्डर से लंबी डिस्कशन, राज्यसभा लोकसभा में बिल का पारित होना, यानी आपकी आस्था पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में नहीं है क्या राठौर साहब? देखिए विनोद जी, आपको बड़ा एक सेंसिटिव इशू समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिलीजन, मजहब जो होता है, मजहब किसी लेजिस्लेशन पर नहीं चलता है, मजहब किसी पार्लियामेंट के या असेंबली के रूल से नहीं चलेगा, मजहब मजहबी किताबों पर चलेगा, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे और मजहब हो। अगर आप मुझ पर लेजिस्लेशन ठोंसते हो, मेरी कौम पर ठोंसते हो, और कल से आप कह रहे हो कि आपको 5 नमाजें नहीं पढ़नी है, आज के बाद हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया आपको 2 ही नमाजें पढ़नी है, तो ये किसको काबिल कबूल होगा? तो इस तरह की लेजिस्लेशन ने पार्लियामेंट में नहीं बनाई जाती। लेकिन आप मुझे बताइए, प्लीज विनोद जी 1 मिनट रुकिए। आपने, इन्होंने कहा नवाजे नहीं, मुझे बताइए पाकिस्तान, लीबिया, इराक,
सऊदी अरबिया, कहां पर वक्फ बोर्ड है? यहाँ पर है। और आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। चलिए राठौर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। राठौर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। मैं समझाता हूँ वहाँ वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है। मैं समझाता हूँ वहाँ वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है। मैं समझाता हूँ ना आपको। अब सुनिए ना मेरी बात। बोर्ड क्यों है? देश धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन जब ये बात हमारे ऊपर आती है, जब आपके ऊपर आई, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? देशभक्त ये है जनाब, राठौर साहब आप कंप्लीट कीजिए, समय कम है। इस मुल्क की आजादी में राठौर साहब आप मैं आपको बताऊंगा जो ये देश का नुकसान किया, जो ये गिन रहे हैं ना, वहां पर वक्फ बोर्ड नहीं क्यों नहीं है। वहां वक्फ बोर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वहां मुसलमानों की अपनी हुकूमतें हैं और वक्फ रखने की जरूरत नहीं है। वक्फ वहां पर जहां रखा जाता है जहां आपकी सरकारें नहीं है, जहां आप माइनॉरिटीज में और वो लोग कंट्रीब्यूट डोनेट करते हैं। अगर मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करता हूँ, उसको वक्फ बोलते हैं। बीजेपी वाले को समझना चाहिए वक्फ होता क्या है। मेहरबानी करके पहले समझ ले, आप समझ ले वक्फ होता क्या है, तो उसके बाद बहस किया करें। अगर आपको नहीं पता तो इस सेंसिटिव इशू पर फिर बात न किया करें, मेरी आपसे गुजारिश है। जी राकेश जी, जो है वो ज़कात है, वक्फ जो है वो ज़कात है, दान करना है। और पीडीपी के मेरे प्रवक्ता जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को दान करें ना। हिंदुओं की प्रॉपर्टी के ऊपर जबरन हक करके उनको क्यों दान करेंगे? आपके पास प्रॉपर्टी है, आप दान करिए। बिल्कुल, ठीक बात है। अगर किसी जगह देखिए, किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। इनको बोलने दीजिए। वक्फ में हिंदू की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। अगर किसी जगह हिंदू की प्रॉपर्टी है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर इस्लामी है। एंटी इस्लाम अगर वो किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी इसमें नहीं हो सकती है। मैं आपको प्रोपेगेंडा करने की आपको क्या कर सकता हूँ। विनोद जी, ये तो बड़ा ही झूठ हो गया जी। महाकुंभ की जमीन के ऊपर अधिकार किसने जमाया? जी 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 जगदीप जी, किस पर? वक्फ की प्रॉपर्टी पर, वक्फ की प्रॉपर्टी पर अंबानी का घर है। मैं बोल रहा हूँ खाली करवा सकते हो। और अभी जज साहब ने बोला क्रिश्चियंस की जो अंबानी का घर खाली करवा सकते हो, नहीं करवा सकते तो फिर मत बोलो भाई। अरे कैसे कराएंगे, उसी के लिए तो कानून बनाएंगे। अरे क्या आपकी उंगली करेंगे? दर्द करने लगेगी, इतनी बार मत खड़ी किया करो। ये उंगली खड़ी करने की जो आदत है ना आपकी, इसको कम करो भाई, हाथ दर्द करेंगे आपके। रिलीजियस देखिए बिल्कुल रिलीजियस इश्यूज बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। रिलीजियस इश्यूज में इंटरफेरेंस न कोई बर्दाश्त करेगी और नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी पर है, खाली करवाओगे? प्रॉपर्टी पे भाई। और मैं यहाँ पे समझता हूँ विनोद जी, चलिए जगदीप जी, जगदीप जी, जगदीप जी आपसे एक मेरा सवाल है, आपसे मेरा एक सवाल है कि भारत के जो माइनॉरिटी है उसकी आपकी चिंता रहती है कि वो आपका वोट बैंक है। आपने पाकिस्तान में देखा माइनॉरिटी की तादाद कितनी कम हुई। बांग्लादेश में अब जो हो रहा है उसमें आपने कोई स्टेटमेंट दिया, लेकिन आपको यहाँ की माइनॉरिटी की चिंता इसलिए आपको जवाब देता हूँ। आज पाकिस्तान पर आपको जवाब देता हूँ। सुनिए विनोद जी, सुनिए, मैंने एक स्टोरी कैरी की थी कई साल पहले। पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, वो श्वान की तरह दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा थोड़ा शुद्ध हिंदी पे रखूंगा। ये शुद्ध हिंदी नहीं, संस्कृत का वर्ड है ये श्वान। नहीं, वो बेसिकली अच्छा नहीं लगेगा आपके चैनल पर। उसकी फिर भी श्वान होता है, वो नहीं है। वो एक नापाक मुल्क जिसमें कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं। इसीलिए कांग्रेस की सरपरस्ती में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया था। जनाब, हम पाकिस्तान से मिलाएंगे अपने आप को? अरे कुछ तो सोचिए। हम लोकतंत्र हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में शुमार है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे फिर कि आपने जो 70 साल की बुजुर्ग औरत को नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार किया, 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश क्यों किया? क्यों आप ड्रोनों के साथ लोगों की छतों पर ये देख रहे हैं कि कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा? क्यों आपने भारत खोदो शुरू की? क्यों मोहन भागवत को यह कहना पड़ा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना बंद करो? क्यों आपने बीच के नाम पर मॉब लिंचिंग के नाम पर चलिए जगदीप जी, मैं गुजारिश करूंगा, समय का अभाव है। जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश पंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राठौर साहब, इस पर सियासत बहुत गर्मा गई है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं पर इस पर धार्मिक सियासत ना हो, और अगर रिफॉर्म्स की दृष्टि से लाए गए हैं
तो इसको कबूल भी करना चाहिए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।